नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप देख रहे हैं मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं जाने माने रक्षा सुरक्षा और जो जियोपॉलिटिकल मामले हैं उनके विशेषज्ञ कर्नल RSN सिंह साहब। सिंह साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। सिंह साहब, पूर्वोत्तर को लेकर के रक्षा सुरक्षा से संबंधित जो कंसर्न है, जो चिंताएं हैं। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा बराबर कर दूं। एक जी जी सर, अभी ठीक है। जी। जी सर। हाँ। तो खास तौर से पूर्वोत्तर को लेकर के जो हमारी रक्षा सुरक्षा चिंताएं रही हैं, कंसर्न रहे हैं, वो किसी से दबे छिपे नहीं हैं। और बांग्लादेश के साथ भी हमारे जिस तरह के रिश्ते रहे हैं, इधर तो नेपाल के साथ भी उतार चढ़ाव भरे रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि चाइना की तरफ से भी वहां पर कुछ कुछ चीजें चलती रहती हैं, साजिशें रची जाती रही हैं। पिछले दिनों एक और चिंताजनक खबर आई थी कि एक डीप स्टेट, जिसको हम अमेरिका का कहते हैं या जो भी आप समझ लीजिए, जिन शब्दों में आप उनका नाम लेते हैं, कि वहां पर एक क्रिश्चियन नेशन बनाए जाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। तो ऐसे में पूर्वोत्तर के अब लगभग सभी राज्य भारतीय जनता पार्टी के अधीन हैं। और अब जो अंतिम किला बचा हुआ था, यानी पश्चिम बंगाल, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। तो थोड़ा सा आज हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि ये जो हमारी चिंताएं थी और अभी भी हैं, तो ये कितनी बड़ी चिंताएं हैं, कितनी बड़ी चुनौती है। और अब चूंकि इन सभी स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आ गई हैं और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अब इसको ठीक तरीके से एड्रेस करने में आसानी होगी। देखिए, आपने आपने जो बात कही कि इस पूरे इलाके का जो खतरा है, चीन का खतरा, क्रिश्चियन कंट्री बनाने का की जो योजना है, जो डीप स्टेट का वहां पे गतिविधियां हैं, कई देशों के डीप स्टेट, उसमें यूएस भी शामिल है। उसमें आप देखिए, ये बे ऑफ बंगाल का फैक्टर है, म्यांमार का फैक्टर है, रेयर अर्थ का फैक्टर है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो स्ट्रेटेजिक फोकस है साउथ एशिया का, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन से शिफ्ट होके वो इस रीजन में आ गया है। ये बे ऑफ बंगाल रीजन, जिसमें उस रीजन में बे ऑफ बंगाल भी शामिल है। बे ऑफ बंगाल है, आपका बांग्लादेश है, हमारा वेस्ट बंगाल है, असम को भी उसको रख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट, चाइना, म्यांमार। तो ये सारी चीजें वहां पे इसमें सम्मिलित है। इसलिए ये चुनाव एक महज चुनाव नहीं था। कौन जीता कौन हारा, ये जो एग्जिट पोल वाले हैं, जो ओपिनियन पोल वाले हैं, उनको दूसरे नजरिए से देखते हैं। हम लोग सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं। हम लोग जियो पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, और जियो पॉलिटिकल एनालिसिस, जियो और पॉलिटिकल, तो इसलिए ये जो पॉलिटिक्स जिस तरह से इवॉल्व करता है वहां पे, जिस तरह से वो आउटप्ले करता है, उसका हमारे सुरक्षा पर बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है। और शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, एक तो मैंने आपको बात कही कि जो जियो स्ट्रेटेजिक फोकस है साउथ एशिया का, वो ग्लोबल जियो स्ट्रेटेजिक फोकस वो अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन से इधर शिफ्ट कर गया है। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, ये शिफ्ट जो है, ये शिफ्ट के कारण मैं इसको इतनी अहमियत देता हूं कि इस पूरे जो मैंने ये रीजन और उसके जो फेसेट्स हैं जो मैंने आपको गिनवाए, मेरा अपना ये मानना है कि ये भारत का फोर्थ फ्रंट। और ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार इसके संजीदगी नहीं है, उनकी उनकी है, और बहुत सारे कदम उठा हुए हैं।
खास करके आपने देखा होगा कि मणिपुर में जिस तरह के बाहर की ताकतें लगी हुई हैं, तो वहां एक यूनियन होम सेक्रेटरी को हमने गवर्नर बना के भेजा है। मिजोरम में जहाँ पे एक क्रिश्चियन कंट्री कवायद जो चल रही है, तो हमने वहां पर एक आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह को वहां गवर्नर भेजा है। तो सेंसिटिविटी तो है, लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप बंगाल में अगर बीजेपी नहीं आती तो साहब कहर हो जाता। मैं क्यों ये कह रहा हूं, ये देखिए चौधरी साहब, ये एक महज चुनाव नहीं है। आप यूं देखें इसको कि पिछले 50 साल में ये पहली बार है जो कि वेस्ट बंगाल में फ्री और फेयर इलेक्शंस हुआ है। बिल्कुल। बांग्लादेशी बहुत हद तक, काफी हद तक बांग्लादेशी मुक्त और दहशतगर्दी मुक्त। सीपीएम के नीचे जो चुनाव होते थे, आपके दर्शकों को बता दूं कि 1977 के बाद 7 बार वामपंथियों की सरकार वहां चुनी गई थी, और उसमें दहशतगर्दी जो थी वो बिल्कुल चरम सीमा पर थी। ज्योति बासु तो साफ कहते थे सर कि आई डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोलेटेरिएट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, वो साफ कहते थे। और उनको कोई परहेज नहीं था। जब वो प्रोलेटेरिएट में कोई भेदभाव ही नहीं डालते थे, तो ये एक तरह से खुला निमंत्रण था कि आइए आप बांग्लादेश से, कोई नहीं, ये दरवाजे खुले हुए। वही तौर तरीके ममता बनर्जी ने भी अपनाया। और आपको बता दूं, और 2009 और 2010 में ममता बनर्जी ने उसके पहले से नंदीग्राम से उसी तंत्र का साथ देने लगी, इंक्लूडिंग द माओइस्ट, जिससे कि जिस तंत्र से सीपीएम दहशत फैलाता था और वो चुनाव को इन्फ्लुएंस करता था। तो उसने जो सीपीएम के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, ममता बनर्जी ने वो सारे के सारे उसको अपने इसमें एब्जॉर्ब कर लिया। अगर मेरी बात में आप देखेंगे, किसी को शक है तो क्या ममता बनर्जी ने छत्रधर महतो, जो एक बहुत बड़ा नक्सलाइट लीडर था, उसके साथ उन्होंने मंच साझा नहीं किया था? जब माओइस्ट लीडर आजाद मारा गया एनकाउंटर में, तो पार्लियामेंट में ममता ने उसको मर्डर बताया। और 2011 के बाद जब वो खुद पावर में आई, तो धीरे धीरे उसने कुछ दूरियां बनानी शुरू की, जरूर माओइस्ट से, लेकिन फिर भी एक लिंक्स तो था इसका। नंदीग्राम वायलेंस आप देखिए 2007 में, जिसमें ये भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी जो बनाई गई थी, भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी, उसमें मतलब उसके जो सबसे अहम भूमिका थी वो टीएमसी की थी। इसमें सीपीआई माओइस्ट भी शामिल थे, सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया, जमायते उलेमा हिंद भी इसमें शामिल था, सीपीएमआई, सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट भी था। और एक्चुअली आप देखेंगे तो नंदीग्राम जो है, दैट पेव्ड द वे फॉर ममता। और इसमें खुल के जो बांग्लादेशी जो एलिमेंट्स थे वहां के, जिहादी एलिमेंट्स, उनको यूज किया गया। मैं उस समय एसोसिएट एडिटर था इंडियन डिफेंस रिव्यू का, तो मैं इसको बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि द लेवल ऑफ वायलेंस वाज सो मच, इतनी ज्यादा थी लेवल ऑफ वायलेंस उस नंदीग्राम में। मैं उसके
उसमें नहीं जा रहा हूं, क्या सही था क्या गलत था वो मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो लेवल ऑफ वायलेंस था दैट वाज बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। आप इसी से आप समझ सकते हैं। वो लाइट मशीन गन्स भी यूज 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 कर रहे थे। जी जी। ठीक है सर। तो ये देखिए क्या है कि ये महज चुनाव नहीं, एक सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स है जो कि फुल सर्कल आ गया है। और ये मैं शुरुआत करूंगा उस समय से जब पाला डायनेस्टी जो रूल करती थी यहाँ 8th एंड 13th सेंचुरीज के, मुझे बुद्धिस्ट डायनेस्टी। और उसके 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 बाद से यहाँ पे सेना डायनेस्टी, जो कि सेना डायनेस्टी को ये कर्नाटका से है, उनको कन्नड़ क्षत्रिय भी कहा जाता था। और उनका रूल आया। ठीक है सर। और कोई 500 साल उनका रूल रहा। और जो उनके आखिरी राजा थे लक्ष्मण सेन, वो जब बख्तियार खिलजी का 1206 में हमला हुआ तो फिर एक मतलब इस्लामिक रूल की स्थापना हुई। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि ये जो विजय सेना जो थे उनके एक रूलर, उन्होंने ही, जिन्होंने बुद्धिज्म को बिल्कुल जो मदन पाला जो थे उनको उन्होंने गद्दी से हटाया था। और उन्होंने ही उस समय एक सनातन का क्या रेनेसां पीरियड था। जी जयदेव जयदेव सराना, उमापति, ये सब उनके समय में थे। ये ढाकेश्वरी की जो मंदिर जो है सर, वो ये सेना डायनेस्टी ने बनाई थी। और सेना लोग जो है आजकल, जो लोग सेन जो टाइटल लिखते हैं, यूज करते हैं बंगाल में, वो सेना डायनेस्टी से ही लार्जली आया है। ठीक है। तो ये देखिए ये फिर मुस्लिम रूल जो है वो कोई 550 चला। फिर 190 साल जो ब्रिटिश का था। अब ब्रिटिश के समय में क्या था कि जो पूरी नेशनलिज्म थी चौधरी साहब, जी वो वो हिंदुओं, मतलब उसका आप लार्जली इट वाज हिंदूज का वो था नेशनलिज्म। और वो फेज बंकिम चंद्र चटर्जी और ये वंदे मातरम, और उसके बाद एक के बाद एक स्टार्स निकलना, इंटेलेक्चुअल्स, फ्रीडम फाइटर्स, रिवोल्यूशनरीज, औरबिंदो, बाघा जतिन, सान्याल, ये सारा एक फेज था कि वहां से एक मतलब एक। और फिर वो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में वो चलने लगा, वो क्रांति जो थी। और उस क्रांति को फिर वो दबाने के लिए, आपको मालूम है, अंग्रेजों ने गांधी को प्रॉप अप किए। और उन्होंने, उनके आने के बाद से ये रेवोल्यूशनरीज जो थे, बहुत से मारे गए, बहुत से अलग अलग दिशाओं में चले गए, और बहुत सारे लोग उस समय दे लैप्स्ड इनटू कम्युनिज्म। तो उसके बाद से मतलब ये जब ये पीरियड चला, ये तो अंग्रेज जो थे वो मुसलमानों से उतना परेशान नहीं थे जितना जितना कि हिंदू रिवोल्यूशनरीज से। इसलिए 1906 में आपको याद है मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, जहां पर मुस्लिम लीग की 1906 में स्थापना हुई। और उसके बाद ये आगा खान और दूसरे नेता जो थे, नवाब थे, वो लॉर्ड मिंटू के पास गए और उन्होंने फिर सब सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। और उसके बाद से आपको मालूम है कि किस तरह से वहां से, वहीं पर पाकिस्तान की पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, और वहीं पर उसके पहले हुआ था, और उसी के बाद ये पाकिस्तान की नींव रख दी गई थी।
जी। तो ये कांग्रेस, उसके बाद से ये कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी का दौर ये चला है 80 साल। ठीक है। और तो ये कहने का मतलब है कि ये कोई 820 साल के बाद, स्टार्टिंग फ्रॉम सेना डायनेस्टी टू दिस प्रेजेंट इलेक्शन, 820 साल के बाद कोई असली में कोई सनातनी सरकार यहां पे आई है। एक बात बता दूं आपको, आपके साथ शेयर करूं मैं। ये देखिए, अ, एक आंकड़ा आपको देता हूं। जी। जी। मैं ये क्यों सनातनी पर, ये सनातनी उस पर मैं इतना जोर दे रहा हूं। उनका क्या रोल था फ्रीडम मूवमेंट से, उसका एक यार्ड स्टिक, एक पैमाना, ये अंडमान सेक्युलर जेल से का है सर। 1909 और 1938 के बीच में सर 585 लोग सेलुलर जेल में उनको डाला गया। उसमें से 398, यानी कि 68% पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज थे ऑफ अनडिवाइडेड बंगाल। अब उनके जैसे कि बरिंदर घोष, उलास्कर दत्ता, सुनील दास गुप्ता, सुबोध रॉय, विदु भूषण सेन, सुधांशु दास गुप्ता, हरिपत चौधरी, सत्य चक्रवर्ती, ज्योतिष मौजूमदार, मतलब समाज के हर तबके से हिंदू। ये कुछ नाम आपको मैंने बताए। हरे कृष्ण कोनार। इस 68% में या 398 में मुस्लिम्स की संख्या इज लेस देन 1%। तो ये बंगाल के लिए जो कुर्बानी जो दी गई, आप समझ जाए कि इसमें सनातन का कितना बड़ा योगदान है। और आखिरी में तो आपको मालूम है कि एक बंगाल का सी सनातनी आपको आजाद हिंद फौज के जरिए आपको उसने स्वाधीनता दिलाई। मैं नहीं कह रहा हूं, सब जानते हैं कि ये क्लेमेंट एटली ने खुद, जो एक्टिंग गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, उनको कहा था। अब आखिर ये सनातनी रूल क्यों जरूरी, ये भी मैं आपको बता दूं। जी। जी। देखिए, पार्टीशन के बाद तो भाई मुसलमान मेजोरिटी उधर चला गया, यहां पे हिंदू मेजोरिटी रह गया। तो ये हिंदू मेजोरिटी should have acted as the ideological and demographic buffer against East Pakistan, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। आइडियोलॉजिकल एंड डेमोग्राफिक बफर। और वेस्ट बंगाल का क्या था कि वेस्ट बंगाल को इंसुलेट करने के लिए ईस्ट पाकिस्तान में बॉर्डर पे कम से कम एक हिंदू बफर होना चाहिए था। होगा बहुत, धीरे धीरे डेमोग्राफी बदल गई। और वो जो वेस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में जो बफर था, वो तो पूरा मुस्लिम हो गया सर, मुस्लिम मेजोरिटी हो गया। और वेस्ट बंगाल, जो कि बाकी देश के लिए बफर होना चाहिए था, हिंदू बफर, वहां की सत्ता जो थी वो बिल्कुल एक तरह से इंडिफरेंट या एंटी हिंदू कह दीजिए। तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी का अ, एक मसला है। आइडियोलॉजिकल बफर का वेस्ट बंगाल
उसके बारे में क्या किया उसने? किसको किसके आइडियोलॉजी से डर था? ईस्ट पाकिस्तान, लेटर बांग्लादेश, उसको कभी आपके आइडियोलॉजी से डर नहीं था। अगर उसको आइडियोलॉजी से डर होता तो वो फेंसिंग वो लगाता। चाहे उस तरफ हो, वेस्टर्न बॉर्डर पे हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट या बांग्लादेश के अगेंस्ट, फेंसिंग तो आप लगा रहे हैं। सही। तो आप तो आइडियोलॉजिकली डिफेंसिव पे है ना सर, तभी आप फेंसिंग लगा रहे हैं। और वो भी ममता बनर्जी है, वो फेंसिंग भी मतलब उसका बड़ा ढीला ढाला रवैया रहा है। जहां तक फेंसिंग का सवाल है, अभी हाई कोर्ट से उनको फटकार लगाई गई कि भाई ये 127 किलोमीटर आपको बोला था कि जमीन मुहैया करवाइए ये फेंसिंग के लिए, उसमें केवल आपने 8 किलोमीटर आपने दिया है। अभी हाल की बात है, हाई कोर्ट से उनको फटकार लगी। बांग्लादेश का हिंदुस्तान से बॉर्डर 4,100 किलोमीटर का है। उसमें से 2,216 किलोमीटर बंगाल के साथ। ये बहुत बड़ा लंबा बॉर्डर है सर। और जिसमें कि अब जानकारी के लिए बता दूं कि 1,647 किलोमीटर जो है वहां पर फेंसिंग कंप्लीट हुई। तो ममता बनर्जी ने केवल फेंसिंग को ही लेके डिली डैलिंग नहीं किया। उन्होंने जो ये बाय एक्ट ऑफ बीएसएफ एक्ट के द्वारा जो बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर बढ़ाया गया, उसके खिलाफ भी उन्होंने मुहिम छेड़ी। कूच बिहार एडमिनिस्ट्रेशन को बोला कि तुम बीएसएफ की बात नहीं सुनोगे, वहां की पुलिस को बोला। और वही नहीं, ये तो बॉर्डर बॉर्डर सेंसिटिविटी की मैं बात कर रहा हूं इस महिला का। इस महिला को कोई बॉर्डर सेंसिटिविटी नहीं थी, क्योंकि उधर से जो भी आता था, जो डेमोग्राफिक असॉल्ट होता था या जो वहां से टेररिज्म आता था, सब इनके फायदे के लिए था। अब यहीं पे बात आती है चौधरी साहब कि एक बॉर्डर स्टेट का जब इस तरह का सेंटर्स के साथ डिजोनेंस हो, और इतनी लंबी बॉर्डर 2,002 किलोमीटर से ज्यादा, तो क्या ऐसे चीफ मिनिस्टर पे निर्भर आप रह सकते हैं? और देखिए, आज ममता चुनाव हार गई है, वो चली जाएगी। एक राष्ट्रवादी सरकार हम आए टेक ओवर करने वाली है, लेकिन ऐसा आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। फिर कोई ममता बनर्जी आ जाएगी, इसकी संभावना को आप बिल्कुल नकार नहीं सकते, क्योंकि दिस इज द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। इसलिए मेरा अपना यह मानना है कि ऐसे बॉर्डर स्टेट्स के जो ये एक जो स्ट्रिप जो है ये बॉर्डर का, दिस स्ट्रिप, वो कितना उसकी चौड़ाई होगी वो सब डिटेल्स का मामला है। दिस स्ट्रिप शुड बी अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल। और यही नहीं, बॉर्डर सेंसिटिविटी की बात छोड़ दीजिए, टेररिज्म जो उधर से इनके फेवर में आ रहा था, जो टेररिस्ट आ रहे थे इनके फेवर में, वो बात छोड़ दीजिए। इवन कैटल स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग में जो उनका सबसे बड़ा किंग पिन था, आ, वो कोई फॉरगेटिंग हिज नेम, वो बीरभूम का वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, वो टीएमसी का, वो अनुव्रत उसमें मंडल। इन्वॉल्व था। यस, अनुव्रत मंडल, यस, वो इसमें इन्वॉल्व था। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि बहुत सारा पैसा कैटल स्मगलिंग का तृणमूल कांग्रेस को जाता रहा है के पॉकेट्स में। और
सर मैं आपको बता दूं, ये इतना दर्दनाक होता है, ये जो जिस तरह से लोग कैटल स्मगलिंग करते हैं, ये खास करके जब से फेंसिंग लगा है, तो ये क्या करते हैं कि ये 300-400 कैटल इकट्ठा, गाय इकट्ठा करते हैं, गाय भैंसे, और उसके बाद से वो क्या करते हैं कि इनको एक बहुत ही दर्दनाक कोई इंजेक्शन देते हैं, और ये बेचैनी में वो फेंसिंग को बस तोड़ते हुए वो उस तरफ निकल जाते हैं, और फिर बांग्लादेशियों का भोजन चलता है। मेरा कई बार बांग्लादेश जाना हुआ है। तो एक बार मैं गया था तो किसी सरकारी महकमे में ठहरा हुआ था। तो जब भी चाय आए सुबह शाम, तो देखता था कि कंडेंस मिल्क का वो डब्बा आता था साथ में। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं कोई हो सकता है यहाँ पे नॉवेल्टी होगी। तो मैंने एक से पूछा फिर बाद में, जो चाय लाता था, कि भाई ये तुम नॉर्मल मिल्क क्यों नहीं लाते, कंडेंस मिल्क क्यों लाए? कहता सर यहाँ दूध बहुत महंगी है, ये जितनी गायें आती हैं इनको तो ये मार के खा जाते हैं ये लोग। ठीक है सर। और फिर उसने बोला कि हिंदुस्तान से अगर ये कैटल नहीं आए, मवेशी नहीं आए, तो साहब यहां तो ईद भी नहीं मनेगी। दैट इज व्हाट ही टोल्ड मी। तो सर ये देखिए, मैं ये दर्शकों को ये क्यों सेंसिटाइज कर रहा हूं कि आगे लोगों को अपना इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के तहत लोगों को पहचानने में भविष्य में गलती ना करें। देखिए ये ममता बनर्जी का आप बताएं कि इमोशनल और आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन क्या बांग्लादेश के तरफ नहीं था? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो दिल्ली की तरफ होना चाहिए था ना सर। द सेंट्रिपिटल फोर्स, political centripetal force of any government in West Bengal should be towards New Delhi. अब इसके स्लोगन देखो, मां माटी मानुष, ये खालिदा जिया का स्लोगन था। जॉय बांग्ला शेख मुजीबुर रहमान का स्लोगन था। खेला होबे वो भी एक बांग्लादेश के पॉलिटिशियन से इसने बोरो किया। दिस इज नॉट इंसिडेंटल। और शेख मुजीब ने इतना जो जॉय बांग्ला का जो नारा लगाया, उसने तो ईस्ट पाकिस्तान हमसे और सोवियत यूनियन से मिलकर बनवा लिया, उसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया उसने। और जॉय बांग्ला का नारा दिया, तो जॉय बांग्ला का नारा था तो भाई, अगर बंगाली साझा संस्कृति है तो फिर हिंदुस्तान के साथ मर्ज हो जाना था। वो तो नहीं हुआ ना सर। सही। मतलब यानी कि इस्लाम इस्लाम जो है वो बंगाली संस्कृति और ये भाषा उस सब पे भारी पड़ा। तो उस समय भी भारी पड़ा, और आज भी जब बांग्लादेश बन भी गया तो भी हिंदुस्तान के अंदर में इस्लाम बंगाली संस्कृति पे भारी पड़ रहा है। और एक बात बताइए कि क्या ममता बनर्जी ने, मैं मैं सीपीएम ज्योति बसु रूल का भी बात कर रहा हूं, इसका भी ममता का की बात कर रहा हूं। क्या इन लोगों ने, या जब कांग्रेस की राज थी वहां पे, किसी ने यह कोशिश की कि वेस्ट बंगाल में एक इंडियन ब्रांड ऑफ इस्लाम या वेस्ट बंगाल ऑफ इस्लाम को का इजाद किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए? अगर आपका ब्रांड ऑफ इस्लाम बांग्लादेश के तरफ था तो देर इज नो डिफरेंस। वही कुरान उधर, वही कुरान इधर, वही शरीयत की मांग इधर, उधर शरीयत की मांग उधर, वही मदरसे उधर, यही मदरसे इधर, वही जैसे जमायत इस्लामी उधर, जमायत इस्लामी इधर। क्या क्या फर्क है?
तो ये देखिए, आप देख इनकी जो इस्लाम के प्रति वक्फ अमेंडमेंट बोर्ड को इन्होंने अपोज किया। महुआ मित्रा जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट तक में उसने चैलेंज किया। ट्रिपल तलाक बिल में इन्होंने दोनों सदनों से वॉकआउट किया। अभी हाल में 2025 में जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने वहां के विधानसभा में अपने भाषण में कहा कि बंगाल की सरकार जो है वो 600 नए मदरसे स्थापित करेगी। और हम लोग सब जानते हैं कि मदरसों में क्या पढ़ाई होता है और किस चीज की पढ़ाई होती है। यही नहीं, आप इस मानसिकता देखो इस महिला की। इसने यूसुफ पठान को गुजरात से ले आया, बरहामपुर में। और आपको बता दूं कि ये बरहामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसके अगर डेमोग्राफी देखोगे तो इसमें 50% मुस्लिम्स हैं, 45% हिंदूज हैं। अब ये सबको, ये तो बाहर का बोलती है, ठीक है ना। ये गुजराती नहीं था। यानी कि मुसलमानों के लिए नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, सब पूरा दे, उसमें कोई बैरियर्स नहीं है, कोई विविधता नहीं है, कोई ये नहीं है मुसलमान मुसलमान है। ये तो हिंदू है केवल, जो मराठी में बंगाली में गुजराती में ये आपस में ये बटा हुआ है। ये क्या डिस्कोर्स है सर ये अपने कंट्री में। ये बाहरी नहीं है बिकॉज इज ए मुस्लिम। तो ये बार बार जो हम ये कहते हैं ना, ये इंडिया इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंट्री, ये विविधताओं का देश है, थोड़ा सा रुक जाए, रुक के हौले हौले बोले। रटी रट रटाई रटी रट रटाई बात नहीं बोलनी चाहिए। जब खेला हो में पूरे दुनिया को समझ में आ रहा है हिंदुस्तान को, तो कोई कितनी विविधता है, क्या विविधता है। एनीवे, तो आ, फिर आपने देखा कि वो जो सिंगूर एजिटेशन में, ये तो नमाज पढ़ रही थी, और इस्लामिक टेनेट्स के अनुसार काफिर के द्वारा पढ़ी हुई नमाज कबूल नहीं होती है। आपको मालूम है, इसको मालूम है। इसने इस्लामिक हिस्ट्री में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और आपको बता दूं कि इस्लामिक हिस्ट्री ना हमारे देश में कोई डिस्कस करता है, ना हमारे लीडर्स ने कभी डिस्कस किया। लोगों को तो यही नहीं मालूम था शिया सुन्नी क्या होता है, बिल्कुल अहमदिया बिल्कुल। क्या होता है। अहमदिया का होता है उसका कोई ज्ञान नहीं। हमारे आपके लीडर्स ने कभी बताया नहीं, ना माँ बाप ने घर घर पे बताया, ना किसी किसी ने नहीं बताया। आपको किसी ने नहीं बताया कि निकाह हलाला क्या होता है, ये किसी ने नहीं बताया। अब ये सारी चीजें खुल खुल के आ रही हैं। किताब है, सबको पढ़ने की छूट है, और सबको एक दूसरे के से ज्ञान शेयर करने की छूट है, तो अब लोगों को पता चल रहा है। लेकिन इस महिला ने इस्लामिक हिस्ट्री, नॉट इंडियन इस्लामिक हिस्ट्री, उसका एक हिस्सा है। मैंने वो आई वेंट थ्रू दैट एंटायर कंटेंट ऑफ दैट कलकत्ता यूनिवर्सिटी कोर्स। और आपके दर्शकों को बता दूं, उसके कंपोनेंट्स है अर्ली इस्लामिक हिस्ट्री, उमैयद उमैयद रूल की स्थापना, सिख, और उसका उमैयद रूल 661 से 1025 तक। मुवैवा मुवैवा लाइफ ऑफ मुवैया, जो जिसने वो एक्सपैंड किया इस्लाम को पूरे स्पेन तक, मतलब ये ले गया। करबला का इंसिडेंट, हिस्टोग्राफी, फिगर्स लाइक इब्ने खालदून,
अल तबारी, और बाद में वो मुगल सल्तनत और ये पीरियड भी उसमें शामिल है, सल्तनत पीरियड जो है। तो अ, इस महिला को तो जब 2 साल आपने कोर्स किया है, तो इसकी गहराई तो जो है इस्लाम के बारे में, ये हमसे और आपसे तो कहीं ज्यादा होगी। बिल्कुल। और प्रोबेबली इसी का इसने फायदा उठाया। और अब लोग जब सवाल करते हैं तो ये बेचैन हो जाती है। और इस इस्लाम को अच्छी तरह से समझते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब आप, भाई आप आखिर आपने ये कोर्स चुना क्यों, इस्लामिक हिस्ट्री? अरे कोई तो प्रेफरेंस होगा, कोई तो आपके पैशन होगा, कोई तो आपकी प्रोक्लिविटी होगी उस तरफ। सही। क्यों थी, कैसे थी, क्या था, इस पर लोग सवाल करेंगे। तो ये हुआ सर कि ये आई यहाँ पे नंदीग्राम्स के बाद से धीरे 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 धीरे, वो ये बड़ा एक ये था कि 2005 में आपको मालूम है कि जमाइते मुजाहिदीन बांग्लादेश ने कोई 500 जगहों पे 30 मिनट्स के अंदर में पूरे बांग्लादेश में उसने ब्लास्ट किए। और उसके बाद शेख हसीना का पूरा क्रैकडाउन हुआ, और क्रैकडाउन होने के बाद ये सब के सब ये भारत की तरफ आने लगे, और उसका खूब प्रयोग इस्तेमाल किया ममता बनर्जी ने। 2014 में मामला खुल के तब आया जब 2014 में बदवान में ब्लास्ट हुए, 2 टेररिस्ट मारे गए, 55 आईईडी मिले, आरडीएक्स मिला, सिम कार्ड्स मिले। और जो बिल्डिंग जो यूज हो रही थी वो एक नूरुल हसन चौधरी का था, जो कि टीएमसी का था। इनफैक्ट उसके ग्राउंड फ्लोर पे टीएमसी का ऑफिस था। ठीक है सर। बताइए साहब। तो ठीक है। तो ये जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश है, ये आप के दर्शकों को बता दूं कि ये अहले हदीस को फॉलो करने वाले लोग हैं, और ये अल कायदा से एफिलिएटेड है, और गजवाए हिंद में भरपूर विश्वास करते हैं ये। और उसको ममता ने शरण दिया। 2013 में बोध गया में बॉम्बिंग हुई थी, 2 बुद्धिस्ट मॉन्क्स को उसमें कुछ मतलब इंजरी हुई थी। वो किया था किसने, इंडियन मुजाहिदीन में, 2013 में। 2018 में फिर बोध गया में ब्लास्ट हुआ। उस समय जबकि दलाई लामा वहां पे कैंप कर रहे थे, वहां पर एक 1 महीने लंबा काल चक्र का वो प्रेयर वो चल रहा था, और उन्होंने वहां पे ये धमाके किए, हल्की फुल्की इंजरीज हुई। और ये था कि उन्होंने कहा कि हम रोहिंग्यास का बदला ले रहे हैं, क्योंकि म्यांमार में बौद्ध है। तो उनका बदला सोचो, म्यांमार के बौद्धों का बदला, ये गया में यहाँ पे 2 2 बार लेने की कोशिश की। और पहली बार मैंने बोला इंडियन मुजाहिदीन ने, और दूसरी बार जमायती मुजाहिदीन बांग्लादेश ने। ठीक है सर। और जी यही जी। वक्त था 2018 में कि जमायती मुजाहिदीन बांग्लादेश का इंडिया चैप्टर भी इस्टेब्लिश हो चुका था। तो इसका मतलब क्या है कि इंडियन मुजाहिदीन और जेएमबी, जमायती मुजाहिद बांग्लादेश में, ये आपस में साठ गांठ थी, तभी तो एक 2013 में एक ने ब्लास्ट किया, और फिर दूसरे ने 2000। और ये सब जो लिंकेजेस है, ये ममता बनर्जी के पावर में आने के बाद स्थापित हुई है। तो एक थोड़ा सा आपको मैं इतिहास बता दूं इनका, जमायत मुजाहिद बांग्लादेश का। जी इनका जी। ये भी एक क्रेडेंशियल्स है जमायत मुजाहिदीन के, कि ये वायरलेंटली ये एंटी कम्युनिस्ट है।
और इनका गढ़ जो है वो नॉर्थ वेस्ट जो बांग्लादेश है वहां पर है। इसीलिए आप अगर बांग्लादेश के चुनाव के आप देखेंगे नक्शे को, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट में इनका काफी ये है, मतलब इनकी गहरी पैठ है। और वहां पर कम्युनिस्ट काफी स्ट्रांग फोर्स थी बांग्लादेश में, तो उनको इन्होंने न्यूट्रलाइज किया। तब ममता ने देखा कि इनको अच्छी तरह से यहां भी कम्युनिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। जी। तो जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश का मतलब बहुत क्लोज और हिस्टोरिकल लिंक्स है जमायत इस्लामी के साथ। और आपके दर्शकों को बता दें कि इस बार जमायत इस्लामी को 70 सीट मिले हैं। इट इज द मेन ऑपोजिशन पार्टी। बिल्कुल। और आप अगर नक्शे को देखेंगे, ठीक है ना, और ये जितने जो जमायत इस्लामी के लीडर्स जो थे, अब्दुल रहमान, सिद्दीकी इस्लाम जिसको बगला भाई करते थे, ये सब कभी इस्लामिक छात्र शिविर के मेंबर हुआ करते थे, यानी विच इज द स्टूडेंट विंग ऑफ जेईआई। ठीक है ना सर? तो सही। आप, हाँ, तो आप अगर ये नक्शा अगर आप देखेंगे पूरा जो इसका सर, जो बांग्लादेश इलेक्शंस का, मैंने आपको है आपके पास वो नक्शा? बांग्लादेश वाला तो मैंने डाउनलोड नहीं किया था, एक अच्छा मिनट। अच्छा अच्छा लेकिन मैंने ये पश्चिम बंगाल वाले जो चुनाव वाले आपने भेजे थे अच्छा, वो हाँ मैंने। जी जी। हाँ हाँ, हाँ। तो ये मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि अगर बांग्लादेश का पूरा मैप ले लें, तो जो वेस्टर्न पोर्शन है, जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के साथ लगा रहता है, वो ज्यादातर सीटें जमायत इस्लामी की वहीं पर आई। ईस्ट में नहीं है सर, नॉर्थ में थोड़ा सा है, नॉर्थ वेस्ट में, और फिर साउथ में हल्का फुल्का है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये ये जब तक लिंकेजेस नहीं होते भारत के जो मुसलमान है और इनके जो है जो बॉर्डर एरिया में, तो इतनी बड़ी इनको सफलता नहीं मिलती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? ये दिस इज द रियलिटी। अब ये जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का अलकायदा से भी लिंक्स है इसके। इसी में से एक एक ऑफशूट निकला है जो कि इस्लामिक स्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, और एक अलकायदा के साथ। अभी आप समझ सकते हैं कि कितना अहमियत ये जो पैन इस्लामिक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से इसको दे रहे हैं, कि दोनों इस्लामिक स्टेट और अल कायदा दोनों बंगाली लैंग्वेज में एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर निकालते हैं। सही। अल जवारी ने बंगला में एक वीडियो मैसेज भेजा, बंगाली में डब्ड, डोंट फॉरगेट कश्मीर। तो आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश से निकली हुई चीज कहां तक, ये फ्रॉम कश्मीर टू कर्नाटका, ठीक है ना? सही। जमायत जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश का पीएफआई से भी कनेक्शन है। ये भारत सरकार ने इसकी पुष्टि की है। और इनके जो फुटप्रिंट्स हैं, इनके फुटप्रिंट्स अहमदाबाद, भोपाल, बैंगलोर, बैंगलोर में दो ऐसे वारदात हुए जहां पर इनको इनको पकड़ा गया, और वहां पर इनकी बड़ी स्ट्रांग प्रेजेंस है जमायत मुजाहिदीन बांग्लादेश की। और अगर आप इसको पीएफआई के पार्टनरशिप से अगर इसको लिंकेजेस को जोड़ दें, तो दे हैव प्रेजेंस ऑल ओवर द कंट्री। अभी 2022 में ये एक भोपाल कॉन्स्पिरेसी हुआ था जहां पर कुछ जेएमबी के मेंबर्स पकड़े गए थे, और उनसे ये हुआ कि भाई जब उनका इंट्रोगेशन हुआ तो पता चला कि वो पूरे कंट्री में कई सबोटाज एक्टिविटीज
की तैयारी कर रहे थे और कई लीडर्स उनके उनके टारगेट पे थे। ठीक है सर। जी जी। तो ये इस तरह का जो न, इन्होंने एक इकोसिस्टम तैयार किया ममता बनर्जी ने, जो एक तरह से वो हब बन गया। ये पहले हब कभी शायद ये कश्मीर वेस्टर्न यूपी में होता था, बट ग्रेजुअली इस्लामिक जिहाद का हब जो है वो शिफ्ट करके वो वेस्ट बंगाल में चला आया बिकॉज ऑफ पैटर्नेज ऑफ ममता बनर्जी। अब लोग दीदी दीदी कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी कोई मैं किसी को अपनी बहन मानना मतलब मेरा तो दिल इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन चलिए, ये क्या होता है ना, दीदी दीदी बोल के आप उसको पूरे ये जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उसको आप हल्का कर देते हैं, सही। आप डाइल्यूट कर देते हैं। अच्छा, पीएफआई इस इनके लिंक्स लश्कर ए तोयबा से भी हैं थ्रू पीएफआई, जमायतन मुजाहिदीन बांग्लादेश के। ठीक है ना सर। तो आपने जैसा कहा कि आखिर आखिर ये इतना मैं क्यों अहमियत दे रहा हूं इस इलेक्शंस की, जी जी। आखिर मैं क्यों कह रहा हूं कि ये फोर्थ फ्रंट है। मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर इस बार अगर असम और बंगाल में अगर राष्ट्रवादी सरकारें नहीं होती तो हमारा मतलब क्या हश्र होता सुरक्षा के नजरिए से। अ, ये मतलब समझिए कि इट इज अ डिवाइन इंटरवेंशन इन इन वन वे। क्यों मैं कह रहा हूं ये, देखिए क्या है ये रीजन क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है इसमें। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बात की, चाइना की नजर हमेशा रही है। चाइना जिस तरह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता था, उस तरह से चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये दोनों बनाना की कोशिश में थे। डोकलाम क्राइसिस जो था वो यही था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आके आप बैठ जाओ वहां पे उसके आसपास में, और फिर मौके का इंतजार करो, लोगों से बातचीत करो, और एक छोटा सा एक स्ट्रिप है उसको पेनिट्रेट करके आप सीधे बांग्लादेश में घुसो और देन यू गो टू बे ऑफ बंगाल। दैट बिकम्स चाइना बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ टिबेट को लिंक करता है करने के लिए। तो मेरी अपनी जो जानकारी है कि कुछ भूटान में कुछ पॉलिटिशियंस को ये खरीदने में कामयाब हो गए थे। जी जी। और हमारे यहाँ जो सिक्किम में जो चीफ मिनिस्टर थे वो बिल्कुल इनके झांसे में नहीं है। वो अ, उन्होंने साफ कह दिया कि मैं बिकाऊ नहीं हूं। और ममता बनर्जी से भी शायद बातचीत हुई है इनकी, हो रही थी। और इस पूरे षड्यंत्र में कहीं तो शहजादा भी था। तभी वो पूरे डोकलाम क्राइसिस में आप देखे वो चाइनीज एम्बेसी में छुप छुप के जा रहा था। डिनर कर रहा था। ठीक है ना सर, वो छुप के जा रहा था। तो ये है। दूसरा है बे ऑफ बंगाल। आपको मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि पाकिस्तान बनाने के पीछे हम तो चलो हमारा एक इतिहास था, हमारी अपनी एक केमिस्ट्री थी मुसलमानों के साथ में, हिस्टोरिकल केमिस्ट्री भी थी, ब्रिटिश के अंदर भी थी। लेकिन अंग्रेजों को ये सब कुछ नहीं था, उनको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों में प्रेजेंस चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने
ईस्ट पाकिस्तान को बनाया, और उधर वेस्ट पाकिस्तान आपको मालूम है कि इसलिए बनाया गया था ताकि जो सोवियत जो थ्रेट है, जो उसके पहले जो रशियन ग्रेट गेम था, उसके तहत वो बनाया गया था, जो कि विच मटेरियलाइज्ड इनटू सोवियत थ्रेट लेटर। और बाद में ये जो चीज जो थी, ये मैंटल जो थी, जियो ग्लोबल मैंटल ऑफ कंटेनिंग कम्युनिज्म, ये अमेरिका के ऊपर में आई। तो इसलिए पाकिस्तान को बनाया गया था, वेस्ट पाकिस्तान को। और ईस्ट पाकिस्तान में ये था कि यहां पर बे ऑफ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम यहाँ पर बना देते हैं ईस्ट पाकिस्तान को, तो हमको बे ऑफ बंगाल पर वहां पर हमको एक फुटहोल्ड मिल जाएगा, इनडायरेक्ट फुटहोल्ड। जी जी। जिन्ना को इन्होंने बोला कि हमको ये दे दो आप, ये आप ले लो चिटागोंग पोर्ट। उसने कहा आप मुझे चिटागोंग पोर्ट क्या दे रहे हो आप, मतलब मेरे इसमें तो कोई डेप्थ ही नहीं, मैं कैसे इसको डिफेंड करूंगा। तो बोला नहीं, तुमको दूसरा भी इस इसके बैकअप के लिए एक दूसरा टेरिटरी भी मैं दे रहा हूं इसके साथ, आप चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स ले लो। और चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स को आपको मैंने जैसे बताया 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में बौद्ध बौद्ध धर्म का ये था, बोलबाला था इस पूरे रीजन में। बौद्ध का बस यही टुकड़ा ये बच गया था चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में, जिसको चकमा कहते हैं, देयर बुद्धिस्ट। वो तो जाना नहीं चाहते थे इनके साथ। सही। 15 अगस्त को उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा फहरा दिया था। और उसके बाद से 2 दिन के बाद उनको कहा गया कि नहीं नहीं, आप तो पाकिस्तान में। 15 दिन तक इन्होंने झंडा नीचे नहीं किया, और फिर इन्होंने क्या, ये बलोच रेजिमेंट वगैरह इस्तेमाल करके फिर उसको उनसे जबरदस्ती उनसे झंडा ये किया गया। तो ये बे ऑफ बंगाल भी बहुत इंपॉर्टेंट। बे ऑफ बंगाल इंपॉर्टेंट है तो हमारे लिए बिम्स्टेक जो है, मल्टी सेक्टरल बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल कोऑपरेशन का जो ये है, जिसमें 7 कंट्री है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। नाउ जी जी। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर, मतलब सार्क तो हमारा, मतलब सार्क इज डेड। तो बीमस्टेक हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हमारा एक प्रेस्टीज इशू नहीं, बल्कि हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब जियो पॉलिटिकल इंपेरेटिव, स्ट्रैटेजिक इंपेरेटिव था, वो इसमें शामिल है। सो दैट इज व्हाट मेक्स वेस्ट बंगाल इंपॉर्टेंट, मतलब रीजन को इंपॉर्टेंट। फिर आपको मालूम है कि फुट होल्ड इन बे ऑफ बंगाल, वो तो शेख हसीना ने खुद कहा है कि हमसे अमेरिका जो है सेंट मार्टिन आइलैंड मांग रहे थे। बिल्कुल। शेख हसीना ने खुद कहा कि क्रिश्चियन कंट्री, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को री इंजीनियरिंग करके, उसका रिकॉन्फ़िगरेशन करके ये वहां पे क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते थे। और इसकी पुष्टि लालू धोमा हैज नॉट, इतने जो चीफ मिनिस्टर है मिजोरम का, इतने वर्ड्स में वो नहीं बोला है, बट उसने इतना जरूर बोला कि एथनिसिटी, जो एथनिक जो एफिनिटी है, वो सूनर और लेटर इट विल प्रिवेल, एंड दैट टू ही सेड ऑन अमेरिकन सॉइल। क्योंकि पुलिस ऑफिसर वो रह चुका है, सो ही नोज कि मतलब लीगल हेड स्पेस हमको कितना कितना रखना है। तो और ये ही नहीं, यहां पे एक्स्ट्रा रीजनल प्लेयर्स, पाकिस्तान, तुर्की, रशिया, यूएस, चाइना, इतने सारे यहां पे प्लेयर हैं। और म्यांमार, म्यांमार क्यों इंपॉर्टेंट है? 60% जो चाइना का रेयर अर्थ जो मिनरल्स है, वो म्यांमार के कचिन रीजन से जाता है, एंड कचिन्स आर क्रिश्चियंस। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखिए कि ये कितना, और तभी ये बार बार ये यूनिस मियां जो है वो बार बार
उस तरह के डिस्टॉर्टेड मैप्स दिखा रहा था, नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश में शामिल कर रहा था, इत्यादि कई चीजें वो कर रहा था, ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहा था। ठीक है सर। तो हुआ क्या है सर कि हसीना तो चली गई, और उसके जाने के बाद यूनिस मियां ने बांग्लादेश को फिर से ईस्ट पाकिस्तान बना दिया। और आपके दर्शकों को बता दूं, याद रखिएगा, ये सब भूल जाइए पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान इज एन आइडियोलॉजी। पाकिस्तान इज नॉट ए टेरिटरी, इट इज एन आइडियोलॉजी। और वो आइडियोलॉजी जो भी पाकिस्तान है वहां है, वही पाकिस्तान आइडियोलॉजी बांग्लादेश में है। जमायत इस्लामी तो खुल के, मतलब जमायत इस्लामी का क्या रोल था 1971 में, वो पाकिस्तान आइडियोलॉजी। और आपके भारत के अंदर में जो मुसलमान हैं, वो भी पाकिस्तान आइडियोलॉजी का हिस्सा है, वेदर यू लाइक इट और नॉट। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि यहां पर एक आम मुसलमान को आपके उपलब्धियों से, आपने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, आपने मैंड मिशन भेज दिया मून पे, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, सेमी कंडक्टर क्षेत्र में आप क्या करो, कोई उनको मतलब नहीं। आप अच्छे, आप मेजर, आप एक एक मीडियम साइज के एक वेपन एक्सपोर्टर बन गए, एक्सपोर्ट्स आप कर रहे हो, वो सब मतलब अचीवमेंट से, क्योंकि उनका दिल जो है वो भारत माता के लिए नहीं धड़कता है। सही। उसके बाद अभी क्या होगा सर कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, ये तो बिल्कुल पाकिस्तान ने खुल के नहीं, कई जगहों से ऐसे उनके वक्तव्य आए हैं जो इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने कहा है कि भाई हम बांग्लादेश सॉइल को ही यूज करेंगे इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। 5 स्टेट्स है ना सर, 4100 किलोमीटर इंपैक्टिंग ऑन 5 स्टेट्स। ठीक है सर, असम, वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है। तो 5 स्टेट्स को ये इम्पैक्ट करते हैं, तो आप पूरा नॉर्थ ईस्ट को आप डिस्टेबलाइज कर सकते हो। सही। तो तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरे, अगर आप माहौल को देखो जो कि उभर के आया है, और ये फोर्थ फ्रंट में, तो पहली बात कि चलिए अभी आप एक राष्ट्रवादी सरकार आ गई है, लेकिन हमको भविष्य के बारे में, हमको अगर भविष्य के बारे में सोचना है, कोई परमानेंट एंड्योरिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट अगर करना है, तो आपको संविधान में बदलाव लाके ये कुछ जो इलाके जो है बॉर्डर के, वो दैट शुड बी, उनका ज्यूरिसडिक्शन डायरेक्टली अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। बहुत कोई उसको महत्वपूर्ण बात आपने कही है। कोई 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 उसको उसको लाइक करे, किसी को पॉलिटिकली पचे या अनपच हो जाए, उससे हमारा कोई ये नहीं है। ये देश सुरक्षित रहेगा तो हम कुछ भी, हम तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा क्या है, थोड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको बता देता हूं, एक आखिरी में, कि ममता बनर्जी एंड सीआईए 2011 में यूएस, कोलकाता में जो यूएस डिप्लोमेट था, उसने एक केबल भेजा है था। उसने केबल में लिखा कि ममता बनर्जी टीएमसी वाज ओपन टू एंगेजमेंट, शब्दों का आप देखिए, वाज ओपन टू एंगेजमेंट, noting that her public rhetoric lacked anti-Americanism and that private outreach was encouraging for a potentially friendlier government। ठीक है, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, इसको हिंदू ने छापा था। और
मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वो जो नक्शे हैं आखिरी में वो दिखा दे। मैं थोड़ा सा उस पर मैं बता देता हूँ कि जो इलेक्टोरल आउटकम्स है। ये तो 2006 का वामपंथियों का है। जी सर, जी सर, ये देखिए सर, इसमें ये है ना सर, वामपंथियों का मैं बता दूं कि ये लाल वामपंथी हमारे यहाँ कम्युनिस्ट बनने के लिए अगर आप हिंदू हैं तो आप जितना आप गाली देंगे, आप जितना गाली देंगे सनातन को, आप उतने अच्छे कम्युनिस्ट कहलाएंगे। बिल्कुल। और अगर आप जितने बड़े जिहादी रहेंगे और कम्युनिस्ट रहे जिहादी होंगे, उतना अगर मुसलमान है तो आप उतने अच्छे उसमें कम्युनिस्ट होंगे आप। ठीक है। आपने कभी हिंदू कम्युनिस्ट तो बहुत कुछ बोलते हैं सनातन के बारे में, उसके बारे में, सब ढोंग है, ये है वो है। कभी किसी मुस्लिम को देखा है, मुस्लिम कम्युनिस्ट को इस्लाम के खिलाफ बोलते हुए? सही कह रहे हैं। ये समाज सुधार के। यस, 2021 ये का 2021 का है। देखिए सर, ये देखिए, ये पूरा ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हैं। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि देखिए ये क्या है कि एक ये सुराही की तरह है। अगर आप देखो नक्शा जो है वेस्ट बंगाल का, जिसका बेस भारी है, फिर बाद में सुराही की नेक है, और ऊपर में एक एक बड़ा सा उसका ढक्कन लगाया हुआ है। तो वो ढक्कन उस समय भी भाजपा को वोट देता था। ये पूरा सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी इसका ये है। जब मैं अहमियत बता रहा था सर, ये सेंसिटिविटी का, मैंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी मैं उसमें शामिल कर लीजिए, तो जो हमारी सबसे बड़ी मतलब एक वल्नरेबिलिटी है। बिल्कुल। और वहां पर अगर आपको अपनी मतलब अगर एक राष्ट्रवादी अगर सरकार नहीं रहेगी तो उसका हमको अपना बहुत कुछ डैमेज हो चुका है वहां पे। ठीक है ना। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो नेक जो है इसका, वो पूरा हरा है। और जितने बांग्लादेश से इलाके हैं से जो लगे हुए हैं, और इस तरफ वो सारे ये टीएमसी के हैं ये। अब ये 2026 का थोड़ा दिखा दीजिए, ये देखिए सर 2026 का। जी जी। अब आप देखें सर, ये पूरा जो सुराही की गर्दन है, वो ऊपर वाला मैंने बताया, ऊपर वाला जो पोर्शन है बिल्कुल, वो पहले भी था। वो सेफरन सैफरन कहिए। और उसके नीचे वो सुराहीदार गर्दन को देखिए सर, उसके साथ दाहिने साइड में पूरा बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का जमायते इस्लामी का वो इलाका है। और नीचे आते जाइए तो हमने क्या किया है सर कि जो बॉर्डर एरियाज है वो तो अभी भी वही मतलब उन्हीं का ये है, जमायते इस्लामी प्लस टीएमसी, बांग्लादेश का जमायते इस्लामी प्लस टीएमसी। और एज यू गो वेस्टवर्ड्स आप देखिए जो सुराही की जो का जो बॉटम जो है जो उसका उसका बिल्कुल। एज यू गो, उसको उसको हमने मतलब ये उसको बीजेपी ने कैप्चर करने में वो कामयाब रहे। लेकिन ये जो हमारा जो वरी जो था सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये जो सुराही का ईस्टर्न पोर्शन और ये गर्दन एंड प्लस ये पूरे जमायते इस्लामी का जो जो ईस्ट बांग्लादेश के वेस्टर्न पोर्शन में जो बॉर्डर का इलाका पे उनका जो कब्जा है, अब ये दोनों मिलके इसी को मैं बोलता हूं इस्लामिक कैलिफेट ऑफ बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल। जी जी। इसको तोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतना समय निकालने के लिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं, खतरे, चुनौतियां हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए, और अंतिम भाग में इन चुनौतियों से कैसे निपटा जाएगा इस पर भी रोशनी डालने के लिए।
RSN सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक नमस्कार। यू, थैंक यू।